फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। तो इसके बाद हम लाइट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन्हें समझ लेते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो। मतलब कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिन्हें फ्लो करने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है और वे वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। और तीसरी प्रॉपर्टी है द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन एयर इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब कि जो लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम या फिर एयर में वो होती है 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। और चौथी प्रॉपर्टी होती है इट हैज ड्यूअल नेचर, मतलब कि जो लाइट होती है उसमें दो नेचर होते हैं जो कि है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। तो लाइट जो है वो इन दोनों नेचर में प्रेजेंट होती है। और पांचवी प्रॉपर्टी है वो है लाइट कास्ट शैडो, मतलब कि जो लाइट होती है वो शैडो फॉर्म करती है। मतलब कि लाइट जब किसी भी सब्सटेंस पर पड़ती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में शैडोज फॉर्म करती है। और सिक्स्थ जो प्रॉपर्टी है लाइट की वो है व्हेन लाइट फॉल ऑन अ सरफेस देन दीस टू फिनोमिनन कैन अकर, दैट इज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मतलब कि जब लाइट किसी भी सरफेस पर पड़ती है तो हमें दो फिनोमिनन देखने को मिल सकते हैं जो कि है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अब हम इन दोनों टर्म को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को। तो द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग अ स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब कि ऐसा फिनोमिनन जिसमें जब लाइट रेज किसी स्मूथ सरफेस पर पड़ती हैं तो वह सेम मीडियम में वापस उसी सरफेस पर बाउंस बैक हो जाती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो अब हम समझते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं और उन्हें समझने के लिए हमें कुछ टर्म्स को डायग्राम की हेल्प से समझना पड़ेगा। तो अब आप इस डायग्राम को देखिए, इसके अंदर ये है प्लेन मिरर और ये है नॉर्मल जो कि प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर होती है। तो आप सपोज कीजिए कि कोई लाइट रे मिरर की तरफ आ रही है, तो जो लाइट रे मिरर की तरफ आ रही है वो होती है इंसिडेंट रे, और ये जो रे है वो मिरर पर स्ट्राइक करती है और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ये जो रे वापस जाती है उसे कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब हम समझते हैं रिफ्लेक्शन के पहले लॉ को, जो कि है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब कि जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो इंसिडेंस का जो एंगल होता है वो रिफ्लेक्शन के एंगल के बराबर होता है, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है उसे हम एंगल आई से डिनोट करते हैं, और जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है उसे हम एंगल आर से डिनोट करते हैं। और दूसरा लॉ है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि जो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइन होती है वो सब सेम प्लेन में लाई करती हैं। तो अब हम समझते हैं एक इम्पोर्टेंट टर्म को जो कि है इमेज। तो इमेज एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर दो लाइट रेज एक्चुअल में मिलती हैं या फिर हमें मिलती हुई दिखती हैं। तो हम कह सकते हैं इट इज अ पॉइंट वेयर एटलीस्ट टू लाइट रेज एक्चुअली मीट और अपीयर टू मीट। और जो इमेज होती है वो दो टाइप्स की होती है जो कि है रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। तो पहले हम देखते हैं रियल इमेज को। ये तब फॉर्म होती हैं जब लाइट रेज एक्चुअल में मीट करती हैं, और इन्हें हम स्क्रीन पर भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और जितनी भी रियल इमेज होती हैं वो सब इन्वर्टेड होती हैं, यानी कि उल्टी होती हैं। तो अब हम समझते हैं वर्चुअल इमेज को। तो ये तब फॉर्म होती हैं जब हमें लाइट रेज मिलती हुई दिखे और वो एक्चुअल में मीट ना करें, और इन्हें हम स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते। और जितनी भी वर्चुअल इमेज होती हैं वो इरेक्ट होती हैं, मतलब कि सीधी होती हैं। तो इमेज को समझने के बाद अब हम ये समझते हैं कि मिरर क्या होते हैं और ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो मिरर जो है वो एक पॉलिश सरफेस होती है जो कि लगभग सभी लाइट जो कि उस पर इंसिडेंस होती है उन्हें रिफ्लेक्ट करता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द लाइट्स इंसिडेंट ऑन इट। और मिरर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं जो कि है प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। तो पहले हम समझते हैं कि प्लेन मिरर क्या होते हैं। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन देन द मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर। मतलब कि अगर मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन है तो उसे हम प्लेन मिरर कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो प्लेन मिरर होते हैं उन पर इमेजेस किस तरह से फॉर्म होती हैं। तो ये है एक प्लेन मिरर और इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है और इधर इसकी पॉलिशिंग की गई है। तो मान लो ये रखा है हमारा ऑब्जेक्ट मिरर के सामने। तो अब हम ऑब्जेक्ट से मिरर की तरफ ये रे ड्रॉ करेंगे और ये जो रे है वो मिरर पर स्ट्राइक करेगी और उसी पाथ पर वापस आ जाएगी और आगे की तरफ निकल जाएगी। तो अब हम एक और रे ड्रॉ करेंगे ऑब्जेक्ट से मिरर के फुट की तरफ, यानी कि यहाँ पर। तो जब आप इस रे को ड्रॉ करेंगे तो ये जो रे है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब आप इस लाइन को नॉर्मल मान लीजिए और ये जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होगा। और क्यों होगा ये हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के फर्स्ट लॉ में पढ़ चुके हैं।
तो अब आप दोनों रिफ्लेक्टेड रे को ध्यान से देखिए। तो ये दोनों जो रे हैं वो एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये दो रेस एक्चुअल में इस साइड तो मीट नहीं करेंगी। तो अगर ये मीट नहीं करेंगी तो इमेज कैसे फॉर्म होगी? डोंट वरी, अभी समझते हैं इसे। तो इधर तो ये रेस मीट करने से रही। तो अब आप इधर देखिए, अगर हम इधर की तरफ दो इमेजिनरी रेस को ड्रॉ करें तो ये दोनों रेज आपस में मिल जाएंगी। तो आपको एक बात याद रखनी है कि जो प्लेन मिरर होता है उसमें रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में आपस में नहीं मिलती, बल्कि उन्हें इमेजिनरी लाइंस के थ्रू जोड़ दिया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज फॉर्म होती है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो प्लेन मिरर की इमेज का सबसे पहला कैरेक्टर है द इमेज फॉर्म्ड इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो रेस के एक्चुअल कॉन्टेक्ट से फॉर्म नहीं होती और जो इमेज फॉर्म होती है वो हमेशा सीधी होती है। और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब कि जो इमेज फॉर्म होती है उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। और तीसरा कैरेक्टर है द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो ये बात तो आपको पता है कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो मिरर के पीछे फॉर्म होती है और ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है इमेज और मिरर के बीच में। और चौथा जो कैरेक्टर है वो है द इमेज फॉर्म इज लेटरली इन्वर्टेड। मतलब कि प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होती है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, यानी कि लेफ्ट में जो चीज होती है वो हमें राइट में दिखती है और राइट में जो चीज होती है वो हमें लेफ्ट में दिखती है। और ऐसा एक फिनोमिना के कारण होता है जिसका नाम है लेटरल इन्वर्जन। तो आइए अब हम समझते हैं कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। इट इज द फिनोमिना इन विच लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी राइट साइड एंड राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट सीम्स टू बी लेफ्ट साइड। मतलब कि ऐसा फिनोमिना जिसमें ऑब्जेक्ट का लेफ्ट साइड राइट में दिखता है और राइट साइड लेफ्ट में दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड होता है वो हमें राइट में दिखाई देता है और जो राइट हैंड होता है वो हमें लेफ्ट में दिखाई देता है। तो गाइस, आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो एम्बुलेंस होता है उस पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, कुछ इस तरह से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उसे मिरर में देखते हैं तो वो हमें बिल्कुल सीधा दिखाई देता है। तो अब हम देखते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो प्लेन मिरर जो है वो लुकिंग ग्लास, टॉर्च की लाइट बनाने और सोलर किकर में इस्तेमाल होता है और इसका इस्तेमाल पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप बनाने में भी होता है। एग्जाम सर पर और आपको करना है परफेक्ट रिवीजन। एलन ऐप के फ्री रिवीजन कोर्सेज के साथ करिए। तो अब हम समझते हैं दूसरे टाइप के मिरर को, जो कि है स्फेरिकल मिरर। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड और आउटवर्ड देन द मिरर इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब कि अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड हो या बाहर की तरफ कर्व्ड हो उसे हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर जो है वो दो टाइप्स के होते हैं, जो कि है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर आर द मिरर विद इनवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि कॉनकेव मिरर वे मिरर होते हैं जिनकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व्ड होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और जब भी कोई लाइट की बीम इन मिरर पर पड़ती है तो वो कन्वर्ज हो जाती है, यानी कि एक जगह पर इकट्ठी हो जाती है। इसलिए इन मिरर को कन्वर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी शाइनिंग स्पून की कर्व सरफेस को देखें तो उसे भी हम एक कॉनकेव मिरर कंसीडर कर सकते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर आर द मिरर विद आउटवर्ड कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर वे मिरर होते हैं जिनमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व्ड होती है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और जब भी कोई लाइट की बीम इन मिरर्स पर पड़ती है तो वो डाइवर्ज हो जाती है, यानी कि अलग अलग हो जाती है। इसलिए इन मिरर्स को डाइवर्जेंट मिरर भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी शाइनिंग स्पून की आउटर सरफेस को कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स को समझ लेते हैं। तो ये है एक स्फेरिकल मिरर जो कि इस स्फीयर से कट किया गया है। तो स्फेरिकल मिरर के जो सेंटर में पाया जाता है वो होता है पोल, जिसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और जिस स्फीयर से स्फेरिकल मिरर को कट किया जाता है उसके सेंटर को हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसे हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। और जिस भी स्फीयर से ये कट किया जाता है उसके सेंटर से पोल की जो डिस्टेंस होती है उसे हम रेडियस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो मिड पॉइंट होता है उसे हम फोकस कहते हैं, जिसे हम कैपिटल F से भी डिनोट करते हैं। और जो भी रेज होती है वो इसी पॉइंट पर फोकस होती है, इसीलिए इसे फोकस कहते हैं। और फोकस और पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं। और स्फेरिकल मिरर की जितनी भी रिफ्लेक्टिंग
रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है उसे हम अपर्चर कहते हैं, जिसे हम किसी भी दो अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ इन्हें MN से डिनोट किया है। पर जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल को टच करते हुए निकलती है उसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो दोस्तों अब हम जो रेडियस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होता है उसे देखते हैं। तो दोस्तों जो रेडियस होता है वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ का, तो हम लिख सकते हैं R = 2F। आपको ये रिलेशन याद रखना है क्योंकि ये रिलेशन हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में काफी मदद करेगा। तो दोस्तों अब हम देखते हैं रूल्स टू मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉनकेव मिरर, मतलब कि कॉनकेव मिरर के कुछ रूल्स जो कि रे डायग्राम बनाने के लिए होते हैं। तो इसके टोटल 4 रूल होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझते हैं। तो पहला रूल है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। तो आप सपोज कीजिए कि ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से पास होगी। और दूसरा जो रूल है वो है रे इंसिडेंट थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब कि अगर कोई रे फोकस के थ्रू मिरर पर आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और तीसरा रूल है रे पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑन सेम पाथ, मतलब कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। तो आप सपोज करो कि ये कोई रे है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है, तो वो रे जब रिफ्लेक्ट होगी तो वो वापस उसी पाथ पर आ जाएगी। और चौथा जो रूल है वो है रे इंसिडेंट ऑन पोल इज रिफ्लेक्टेड मेकिंग एन इक्वल एंगल, मतलब कि अगर कोई रे पोल पर आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो रे सेम एंगल बनाते हुए निकल जाएगी। तो आप सपोज कीजिए कि ये एक रे है जो कि पोल पर आ रही है और एंगल बना रही है 45 डिग्री का। तो जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी उसके बाद ये रे 45 डिग्री का ही एंगल बनाएगी, मतलब कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि कॉनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो इसके टोटल 6 केसेस होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहला केस है जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो, तो इसे हम डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो सपोज कीजिए ये कुछ रेज हैं जो कि ऑब्जेक्ट से आ रही हैं जो कि इंफिनिटी पर रखा हुआ है। तो ये जो रे आ रही हैं वो सब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो जब ये रे मिरर से टकराएंगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये फोकस से गुजरेंगी, यानी कि अलग अलग रे फोकस पर मिलेंगी और यही फोकस पर इमेज भी फॉर्म होगी, क्योंकि जहाँ पर 2 या 2 से अधिक रेज मिलती हैं वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। तो चलिए अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इमेज की पोजीशन को। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो फोकस पर लोकेटेड होती है। तो दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है नेचर। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है, क्योंकि जो लाइट रेज होती है वो एक्चुअल में इस पॉइंट पर मीट करती है। ये इमेज इन्वर्टेड यानी कि उल्टी होती है। तो अब हम इमेज के तीसरे कैरेक्टर को देखते हैं जो कि है साइज। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज जो है वो पॉइंट साइज की बनती है, यानी कि काफी छोटी होती है। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा हो। तो ये है कैपिटल सी, जिसके पीछे की हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो कि इस एरो से शो किया गया है। तो रे डायग्राम को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रेज को ऑब्जेक्ट से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक रे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं और दूसरी हम सी से ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेलल वाली रे जब मिरर पे स्ट्राइक करेगी तो वो फोकस से पास होगी और जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो मिरर पर स्ट्राइक करने के बाद उसी पाथ पर वापस आ जाएगी। तो इस पॉइंट पर ये दोनों रे एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और यहीं पर इमेज फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम इस इमेज के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज होती है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में फॉर्म होती है और जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है और जो इमेज का साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होता है। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का तीसरा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लोकेटेड रहता है। तो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर जिस पर कि हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है, जिसे हम एरो से शो कर रहे हैं। तो रे डायग्राम को बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट से कम 2 रेज को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहली रे तो हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरे रे को हम फोकस के थ्रू ड्रॉ कर देते हैं और जो रे फोकस से पास हुई है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाए। तो दोनों रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर मीट करेंगी जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए अब हम इस इमेज के भी तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो इमेज जो फॉर्म होगी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर और इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगी और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के जस्ट बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का चौथा केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा हुआ है। तो इसका रे डायग्राम बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट
से दो रेज ड्रॉ करनी है। तो पहली रे को हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और दूसरी जो रे है उसे हम फोकस से पास कराएंगे। तो जो रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी और जो रे फोकस से पास हुई है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और ये दोनों रे रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पॉइंट पर मीट करेंगी जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो अब हम इस इमेज के तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे और इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड होगी और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से थोड़ा बड़ा होगा। तो अब हम देखते हैं इमेज का फॉर्मेशन जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर लोकेटेड रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि फोकस पर लोकेटेड है। इसका रे डायग्राम बनाने के लिए हमें दो रेज को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पहली जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और दूसरी जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी पाथ पर लौट आएगी और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रही है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी। तो अगर हम इस रे को थोड़ी और आगे की तरफ ड्रॉ करें तो हम नोटिस करेंगे तो ये दोनों जो रेस हैं वो पैरेलल रेस हैं, यानी कि ये रे आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती या हम कहें कि ये कभी मिल नहीं सकती। तो अगर ये दोनों रे आपस में कहीं मिलेंगी नहीं तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी? तो जब रेस कभी मिलती नहीं है तो ऐसी कंडीशन में इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर फॉर्म होती है। तो चलिए अब हम इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पर लोकेटेड रहता है तब इमेज इन्फिनिटी यानी कि अनंत पर फॉर्म होती है और जो इमेज होती है वो रियल और इन्वर्टेड होती है और इमेज का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का सिक्स्थ केस जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में रखा रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है। तो इसका रे डायग्राम बनाने के लिए हमें दो रेस को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो एक रे तो हम ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरी रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करेंगे। तो जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ की गई है वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी पाथ पर वापस आ जाएगी और जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ की गई है वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होगी। तो जब हम इन दोनों रेस को ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये दोनों रेस एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो लगातार बढ़ रहा है। इस साइड तो इन दोनों रेस का मीट करना इम्पॉसिबल है। तो अब क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि अगर ये रे इधर मीट नहीं करेंगी तो किधर करेंगी? तो ये जो रेस है वो एक्चुअल में तो कभी मीट नहीं करेंगी। तो ये रेस मिरर के पीछे इमेजिनरी रेस के थ्रू मीट करेंगी। तो गाइस आपको एक बात याद रखनी है कि ये दोनों रेस यहाँ पर एक्चुअल में नहीं मिल रही हैं। ये तो इमेजिनरी रेस के थ्रू इस पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये रेस मीट कर रही हैं उस पॉइंट पर हमारी इमेज जो है वो फॉर्म होगी। तो चलिए अब हम इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होगी वो मिरर के पीछे फॉर्म होगी और इमेज जो होगी वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। वर्चुअल इमेज क्या होती है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं और इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब कि जो इमेज फॉर्म होगी वो सीधी होगी। कॉनकेव मिरर के इसी केस में इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है और इमेज का जो साइज है वो भी ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा होगा। तो कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बाद अब हम समझते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होता है उसके क्या क्या यूजेस होते हैं। उसको दीज आर कॉमनली यूज्ड इन टॉर्चेस, सर्चलाइट्स एंड व्हीकल हेडलाइट्स टू गेट पावरफुल बीम ऑफ लाइट। मतलब कि इनका इस्तेमाल टॉर्चेस, सर्चलाइट्स और व्हीकल्स की हेडलाइट बनाने के लिए किया जाता है लाइट की पावरफुल पैरेलल बीम को पाने के लिए। एंड दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज शेडिंग मिरर टू सी लार्ज इमेज ऑफ द फेस। इनका इस्तेमाल शेडिंग मिरर के तौर पर भी किया जाता है फेस की लार्ज इमेज को देखने के लिए। और दीज आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। इनका इस्तेमाल डेंटिस्ट के द्वारा भी किया जाता है दांत की लार्ज इमेज को देखने के लिए। और दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन सोलर फर्नेसेस। मतलब कि जो बड़े साइज के कॉनकेव मिरर होते हैं वो सनलाइट को एक पॉइंट पर कंसंट्रेट कर देते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल सोलर फर्नेस बनाने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे कॉनकेव मिरर के सभी कंसेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो अब हम देखते हैं रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम बाय कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके रूल्स रे डायग्राम को बनाने के लिए। तो इसके टोटल 4 रूल्स होते हैं जिसमें कि पहला है अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फोकस पॉइंट। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है और इसके पीछे है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर स्ट्राइक करेगी तो वो डाइवर्ज हो जाएगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। तो जब रे मिरर से डाइवर्ज होगी तो हमें ऐसा लगेगा कि ये रे जो है वो इस फोकस पॉइंट से डाइवर्ज हुई है। जैसे कि जब कोई पर्सन इस लाइट रे को इस पॉइंट से देखेगा तो ऐसा लगेगा कि ये लाइट रे फोकस से आ रही हो, यानी कि हम इस रिफ्लेक्टेड रे के अपोजिट साइड में एक सीधी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो हमें ऐसा दिखेगा कि वो फोकस से क्रॉस कर रही हो। और दूसरा जो रूल है वो है अ रे इज डायरेक्टेड टुवर्ड द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
एक्सिस। मतलब कि अगर कोई रे कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ आ रही हो तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो आप सपोज कीजिए कि ये एक रे है जो कि कॉन्वेक्स मिरर के फोकस की तरफ आ रही है, लेकिन ये फोकस तक पहुंचने से पहले मिरर से रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो जब आप उस इंसिडेंट रे से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करोगे फोकस की तरफ, तो आप देखोगे कि इस तरह की लाइन जो फोकस की तरफ आने से पहले रिफ्लेक्ट हो जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तीसरा जो रूल है, अ रे डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रिफ्लेक्ट बैक ऑन द सेम पाथ। मतलब कि अगर कोई भी रे कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आने से पहले मिरर से सेम पाथ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो अब आप इस रे को देखिए जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो ये रे जो है वो मिरर पर स्ट्राइक करने से पहले रिफ्लेक्ट हो जाएगी और आप यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। और चौथा और आखिरी जो रूल है वो है, अ रे इंसिडेंट टू द पोल रिफ्लेक्ट विद सेम एंगल। मतलब अगर कोई भी रे कॉन्वेक्स मिरर के पोल पर इंसिडेंट होती है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होगी जिस एंगल से वो इंसिडेंट हुई है। तो आप सपोज कीजिए ये एक रे है जो कि पोल की तरफ आ रही है और वो एंगल बना रही है आई। तो जब ये रे रिफ्लेक्ट होगी तो ये एंगल बनाएगी आर, और ये जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स के बाद अब हम देखते हैं इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कि कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा इमेज किस तरह से फॉर्म होती है रे डायग्राम की हेल्प से। तो इसके टोटल 2 केस होते हैं जिन्हें हम एक एक करके समझने वाले हैं। तो पहला केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होती है। तो ये है हमारा कॉन्वेक्स मिरर और ये कुछ रेज है जो कि इन्फिनिटी से मिरर की तरफ आ रही है। तो जो रेज इन्फिनिटी से आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी और ये जब मिरर पर स्ट्राइक करेंगी तो ये डाइवर्ज हो जाएंगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है। तो अब आप इन रेज को देखिए, तो इस तरफ तो ये रेज आपस में कभी मिल नहीं सकती, तो हम इधर की तरफ कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। आप लोग ये बात जानते हैं कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से पास होती है। तो ये जो सभी इमेजिनरी लाइंस है वो फोकस से पास होंगी। तो चलिए अब हम इस इमेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो इमेज जो है वो फोकस पर बनेगी और इमेज का नेचर वर्चुअल और इरेक्ट होगा और इमेज जो है वो पॉइंट साइज की बनेगी। तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन का दूसरा केस, जब ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी और पोल के बीच में रहता है। तो ये है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखा हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि जब हम इस ऑब्जेक्ट से 2 रे ड्रॉ करेंगे तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होगी। तो हम इस ऑब्जेक्ट से 2 रे ड्रॉ करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ। तो ये बात तो आप जानते हैं कि ये एक डाइवर्जिंग मिरर है, तो इधर तो ये रेज आपस में कभी मिलने नहीं वाली। तो हम इन रेज को 2 इमेजिनरी लाइंस के थ्रू इस साइड मीट करवा देते हैं। तो चलिए अब हम इस इमेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो जो हमारी इमेज होगी वो मिरर के पीछे प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में बनेगी और इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी और इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसके क्या क्या यूजेज होते हैं। दीज आर कॉमनली यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स। मतलब कि इनका इस्तेमाल व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर के तौर पर किया जाता है, क्योंकि ये जो है वो सीधी इमेज बनाते हैं छोटे साइज में और ये वाइडर फील्ड ऑफ व्यू देते हैं, क्योंकि ये एक डाइवर्जिंग मिरर होते हैं जिसके कारण हम दूर के ऑब्जेक्ट को भी आसानी से व्हीकल में देख पाते हैं। और इसका दूसरा यूज है, दीज आर यूज्ड इन शॉप्स एज सिक्योरिटी मिरर। मतलब कि इनका इस्तेमाल शॉप्स में सिक्योरिटी मिरर के तौर पर किया जाता है। तो अब आप सपोज कीजिए कि ये है एक शॉप का काउंटर जिस पर की शॉपकीपर बैठा हुआ है और यहाँ पर एक कॉन्वेक्स मिरर लगा हुआ है। तो कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर होता है जिसके कारण वह ज्यादा एरिया कवर करता है अदर मिरर्स के कंपैरिजन में। तो शॉपकीपर अब एक जगह बैठकर पूरी दुकान पर नजर रख सकता है कॉन्वेक्स मिरर की हेल्प से। और दीज आर ऑल्सो यूज्ड इन सनग्लासेस एंड टेलीस्कोप। तो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल सनग्लासेस और टेलीस्कोप बनाने में भी किया जाता है। तो चलिए अब हम समझते हैं एक बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है न्यू कारेस्टियन साइन कन्वेंशन। अगर हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस चैप्टर का सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक यही है। तो आइए इसे हम अच्छे से समझते हैं। इसके द्वारा ही हमें पता चलेगा कि जो भी वैल्यूज हम रखेंगे उसमें से कौन सी पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी। तो सबसे पहले आपको एक बात याद रखनी है कि कोई भी मिरर हो, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन होगी वो हमेशा लेफ्ट साइड में होगी। दूसरी चीज जो आपको याद रखना है वो ये है कि जो डिस्टेंस हम मापते हैं वो पोल से मापते हैं। ऐसा हम पोल पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर करते हैं। तो इस लाइन से हम सभी डिस्टेंसेस को मापते हैं, चाहे वो इस साइड हो चाहे वो इस साइड हो। और तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है, अगर कोई रे लेफ्ट से राइट साइड में जा रही है तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिया जाता है। अगर कोई रे राइट से लेफ्ट साइड में जा रही होती है तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव लिया जाता है। और चौथी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है तो उसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव लिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट या इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होती है तो उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव लिया जाता है। तो इन सभी चीजों को हमें याद रखना है न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय। अब हम समझते हैं एक और इम्पोर्टेंट टर्म को, जो कि है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला बेसिकली एक रिलेशन होता है इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में। तो इमेज डिस्टेंस को v से और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से और फोकल लेंथ को f से डिनोट किया जाता है। तो आइए अब हम तीनों के रिलेशन को समझते हैं। तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, और ये जो फॉर्मूला है वो स्फेरिकल मिरर्स के लिए सभी सिचुएशंस में वैलिड रहता है। तो आइए अब हम मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व